जंगल के उस तरफ, जहां रात सुबह से पहले ही जाग जाती है, एक पुरानी हवेली खड़ी है। लोग कहते हैं इसकी दीवारों में ईंटों से ज्यादा चीखें लगी हैं और हर बंद खिड़की के पीछे किसी उजड़े घर की परछाई कैद है। आज, सालों बाद, एक पूरा परिवार रास्ता भटक कर इसी हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचा है। उन्हें सिर्फ बारिश से बचना था, बस एक रात की पनाह चाहिए थी। पर हवेली किसी के सिर पर छत नहीं, उसके कर्मों पर फैसला सुनाती है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, पुरानी तस्वीरों की आंखें उन्हें पहचान लेती हैं। रजिस्टर के पीले पन्नों पर अपने अपने नाम खुलने लगते हैं और हवा में वही एक शब्द गूंजता है, खबरस। ये कोई आम आत्मा नहीं, यह उन सब की बद्दुआ है जिनके घर, जिनकी जमीन किसी लालच ने छीन ली। यहां अगर एक भी शख्स अपराधी हो तो सजा पूरे खानदान को मिलती है। आज रात ये हवेली तय करेगी कौन इस दरवाजे से वापस बाहर जाएगा और कौन हमेशा के लिए इन अंधेरे कमरों, इन सूखी दीवारों में सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगा। पुरानी जर्जर हवेली के सामने घना अंधेरा पसरा था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे झूल रही थीं मानो किसी को पकड़ने को तैयार हों। हवेली के ऊंचे खिड़कियों से झिलमिलाती पीली रोशनी बाहर आ रही थी, पर उसके आसपास ऐसी सन्नाटे की चादर थी कि दूर कहीं से आती सियारों की हुआ हुआ भी डर से कांपती लगती थी। यही वह हवेली थी जिसे पूरे कस्बे में खबरस हवेली के नाम से जाना जाता था। कहते हैं जो भी यहां किसी की खबर लेने आता, उसकी खबर खुद ही गायब हो जाती। लोग रात को तो दूर, दिन में भी इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। गांव वालों का विश्वास था कि इस हवेली में कोई पुरानी चुड़ैल वास करती है, जो पूरे परिवारों को कैद कर लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वे कहां गायब हुए। एक रात इस हवेली के सामने एक परिवार आकर रुकता है, माता पिता और उनके दो बच्चे। कार खराब हो जाने के कारण वे पास के गांव तक पैदल जाने की सोच रहे थे, पर घना जंगल और गिरती रात देखकर उन्हें हवेली के अलावा कोई और सहारा नहीं दिखा। बच्चों की मां ने घबरा कर कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही, पर शायद अंदर फोन या मदद मिल जाए। पिता ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, बस थोड़ी देर रुकेंगे, सुबह होते ही निकल जाएंगे। हवेली का भारी दरवाजा हल्की सी धक्का देने पर खुद ब खुद कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें बुला लिया हो। भीतर दाखिल होते ही एक सीली ठंडी हवा उनके बदन से टकराई। दीवारों पर टंगी टूटी फूटी तस्वीरों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी, जबकि इस हवेली में कोई रहता ही नहीं था। परिवार ने नीचे के बड़े कमरे में रुकने का निर्णय लिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी, धूल से ढकी चौकी रखी थी, जिसके पास एक लाल रंग का दुपट्टा और कुछ सूखे फूल बिखरे पड़े थे। छोटे बेटे ने दुपट्टे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुपट्टा अपने आप जमीन पर से खिसक कर अंधेरे कोने की तरफ चला गया। बच्चे चीख पड़े, मां, ये अपने आप कैसे हिला? मां के होंठ सूख गए, पर उसने बच्चों को सीने से चिपका कर कहा, शायद हवा होगी, जबकि कमरे में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। धीरे धीरे रात और गहरा गई। बाहर पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकराकर अजीब सी खटखट की आवाज पैदा कर रही थीं। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। टक टक टक। हर कदम के साथ कमरे का सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। पिता ने झटपट टॉर्च निकाली और सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया उनकी ओर बढ़ रहा हो। अचानक कमरे की टिमटिमाती लाल लटेन तेजी से झिलमिलाई और बुझने ही वाली थी कि दरवाजे पर एक परछाई उभर आई। लंबे खुले बाल, रंग बिरंगे पर पुराने फटे से कपड़े और गले में जाने कितने ताबीज, हड्डियां और मन के लटके हुए। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा, पहचान के बाहर। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर एक और काला साया, जिसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो अंगारों से भरी हों। हाथ आगे को बढ़ाए जैसे किसी को पकड़ने के लिए उठे हों। तुम लोग यहां क्यों आए हो? पहली परछाई की आवाज कमरे में गूंज उठी, पर उसके होंठ हिले भी नहीं। आवाज सीधा उनके दिमाग में उतरती महसूस हुई। पिता ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम हम रास्ता भटक गए, कार खराब हो गई, बस रात भर के लिए ठहरने की जगह चाहिए थी।
बच्चे मां के पीछे छिप गए। उनकी आंखों में डर की नमी साफ दिख रही थी। उस परछाई ने जरा भी हड़बड़ी नहीं दिखाई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कमरे के बीच रुक गई। पीछे वाला काला साया अब बहुत स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन उसका चेहरा मानो धुएं से बना हुआ था, जो कभी बनता कभी मिटता। यह हवेली किसी आम राहगीर के लिए नहीं है। वही आवाज फिर गूंजी। ये उन परिवारों की हवेली है जो धोखा देकर, छल करके दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का घर उजाड़ देते हैं। बताओ, तुम में से कौन है जिसने किसी और का सब कुछ छीन लिया? परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। मां ने घबराकर कहा, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हम तो बस। बात पूरी भी ना हो पाई कि कमरे की दीवारें कराहने लगीं। पुरानी तस्वीरें अपने आप झूलने लगीं और उनमें दिख रहे चेहरों से खून जैसी काली तरल चीज टपकने लगी। अचानक उन तस्वीरों में परिवारों की आकृतियां स्पष्ट होने लगीं, जो मदद के लिए हाथ बढ़ाए हुए थीं। उनके पीछे वही काला साया दिख रहा था जो अभी कमरे में मौजूद था। इतने में बड़ी बेटी की नजर चौकी के नीचे पड़े एक फटे हुए सूटकेस पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, चौकी जोर से हिली। सूटकेस खुद ब खुद खुल गया और उसमें से पुराने कागज, दस्तावेज और एक रजिस्टर बाहर गिर पड़े। रजिस्टर के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, उनकी लिस्ट जिन्हें एक परिवार ने घर से बेघर किया। जैसे जैसे पन्ने अपने आप पलटने लगे, माँ बाप के चेहरे सफेद पड़ते गए, क्योंकि उनमें कई नाम ऐसे थे जिन्हें वे पहचानते थे। पुराने भाड़ेदार, गरीब रिश्तेदार, जिनकी जमीन उन्होंने हड़पी थी, वे लोग जिन्हें उन्होंने धोखे से घर से निकाला था। पहली परछाई ने अपने लंबे बालों के पीछे छिपे चेहरे को थोड़ा सा झुकाया, जैसे मुस्कुरा रही हो। यह हवेली उन सब की चीखों से बनी है, उसने कहा। जो तुमने किया उसका हिसाब यहीं होगा। और यह साया, उसने पीछे खड़े काले साए की ओर इशारा किया, यही तो है तुम्हारे कर्मों की खबर लेने वाला खबरस। ये सिर्फ उस परिवार को नहीं छोड़ता जिसमें कोई एक भी दोषी हो, ये पूरे वंश की खबर लेता है। पिता ने घुटनों के बल गिरकर रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। गलती हमारी है, उनका क्या कसूर? मां भी सुबकते हुए बच्चों को अपने से चिपटाए थी। बच्चों के चेहरे पूरी तरह सहमे हुए थे। उन्हें पहली बार अपने माता पिता के किए पापों की झलक दिख रहा। कहानी का कोहरा थोड़ा छौंट चुका था, पर हवेली के पीछे खड़े घने पेड़ अभी भी ऐसे लग रहे थे जैसे काले प्रहरी हों, जो हर आने जाने वाले का हिसाब रखते हों। दूर कहीं कोई उल्लू बोल रहा था और जमीन पर बिखरी सूखी पत्तियां हर कदम पर चरमराकर जैसे चेतावनी दे रही थीं। जैसे ही वे मुख्य कच्चे रास्ते तक पहुंचे, बच्चों ने महसूस किया कि उनके माता पिता के पैर भारी होते जा रहे हैं। दोनों चल तो रहे थे, मगर उनकी आंखें खाली और चेहरों पर वही जमी हुई खामोशी थी। बड़े बेटे ने घबराकर कहा, पापा, थोड़ा बैठ जाते हैं? पर पिता ने बिना उसकी ओर देखे बस इतना कहा, हवेली की खबर रखना। आवाज मानो किसी दूर कुएं से आ रही थी। अगला ही पल उनके होंठ फिर बंद हो गए, मानो किसी ने अदृश्य ताला लगा दिया हो। करीब आधा किलोमीटर आगे एक छोटा सा ढाबा था, जो रात में शायद ही कभी बंद होता था, क्योंकि यह हाईवे से आती जाती गाड़ियों के लिए आखिरी पड़ाव था। ढाबे वाले चाचा ने जब इस परिवार को देखा तो चौंक गए। तुम लोग किधर से आ रहे हो? इस तरफ तो बस वही पुरानी हवेली है। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें याद आया कि गांव के लोगों ने हमेशा उस हवेली का नाम डरते डरते लिया था। बड़े बेटे ने हिचकते हुए कहा, हम गलती से उधर चले गए थे। चाचा की आंखों में एक पल के लिए डर चमका। फिर उन्होंने जल्दी से उन्हें अंदर बिठा दिया और दरवाजे के पास लटका ताबीज हल्का सा घुमाकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। चाचा ने धीरे धीरे बातों बातों में पूछा, वहां किसी से मिले क्या? बड़ा बेटा सच छिपा नहीं पाया। उसने पूरी घटना नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा कि हवेली में कोई है जिसने उनके माँ बाप से पुराने पापों का हिसाब मांगा है, और अब वे पहले जैसे नहीं रहे। चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बच्चों को बताया कि सालों पहले इस क्षेत्र में एक बेहद अमीर जमींदार परिवार रहता था, जो गरीब किसानों से जमीन छीनकर अपनी हवेली की हदें बढ़ाता गया। एक औरत जिसका पूरा परिवार इसी तरह बेघर हो गया था, बद्दुआ देकर उसी हवेली के सामने फांसी पर झूल गई।
कहते हैं उसकी आत्मा ने कसम खाई थी कि जब तक ऐसा करने वाले परिवारों की खबर न ले ले तब तक न शांति पाएगी। बच्चों को याद आया, हवेली वाली प्रेत छाया ने भी घर उजाड़ने वाले परिवारों की बात कही थी। क्या उनके पूर्वज भी किसी जमींदार की तरह रहे होंगे, जिनकी कमाई उन्हीं लूटे गए घरों पर टिकी थी? शायद वहां जो रजिस्टर था वह सिर्फ उनके माँ बाप की नहीं, कई पीढ़ियों की सूची रहा हो। उस रात ढाबे पर बैठकर ही बच्चों ने एक दूसरे से वादा किया, हम कभी किसी का घर नहीं छीनेंगे। उल्टा जहां किसी को जबरदस्ती निकालने की कोशिश होगी, वहां सबसे पहले हम पहुंचेंगे। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर वे शहर आ गए, पर हवेली की वह रात, प्रेतनी की आवाज और खबरस का फैलता साया कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जो उन परिवारों की मदद करता था जिन्हें धोखे से घर या जमीन से निकाला जा रहा था। कभी बिल्डर के नाम पर, कभी कर्ज के बहाने, तो कभी फर्जी दस्तावेज दिखाकर। जब भी कोई बेघर परिवार उनके दफ्तर आता, उन्हें हवेली की कसम याद आती और वे जान लगाकर लड़ जाते। अक्सर केस जीत भी जाते और हर जीत के बाद रात को सपने में वही हवेली दिखती। पर इस बार उसकी एक दो खिड़कियों में हल्की गर्म रोशनी टिमटिमाती नजर आती, जैसे दीवारें धीरे धीरे सांस लेना सीख रही हों। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके पुश्तैनी गांव के पास सड़क चौड़ी करने के लिए पुराने इलाके तोड़े जा रहे हैं और कई गरीब परिवारों को बिना उचित मुआवजे के हटाया जा रहा है। अजीब बात यह थी कि सबसे ज्यादा जमीन तोड़ने का नक्शा उसी तरफ बना था जहां खबरस हवेली खड़ी थी। कुछ अधिकारियों का कहना था कि हवेली गिराए बिना सड़क नहीं निकलेगी। ये सुनते ही भाई बहन दोनों के भीतर कुछ कांपा। उन्हें लगा जैसे किसी ने फिर से उस सोए हुए साए को जगा दिया हो। वे तुरंत गांव पहुंचे। साइट पर बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी थीं। मजदूरों ने अस्थायी टीन शेड लगा रखा था। पर जैसे ही किसी भी मशीन को हवेली के गेट के पास ले जाने की कोशिश होती, वह या तो अचानक बंद हो जाती या उसके ड्राइवर को तेज बुखार चढ़ जाता। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यह सामान्य जगह नहीं है। अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सब अंधविश्वास है, पर कई मजदूर तो पहली ही घटना के बाद काम छोड़कर भाग गए। भाई बहन ने अधिकारियों से कहा, आप सड़क का नक्शा थोड़ा बदल दीजिए। ये हवेली और इसके पीछे बसी बस्ती को छोड़कर भी रास्ता निकल सकता है। पर बड़े अफसर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी गांव वालों जितने ही भोले हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो सरकार से ऊपर नहीं। यह सुनते ही हवा में हल्की सी ठिठुरन दौड़ गई, जबकि दोपहर का वक्त था और सूरज ऊपर चमक रहा था। उस रात भाई बहन खुद हवेली के अंदर गए। कई सालों बाद पहली बार। अंधेरा पहले जैसा ही था, सीली गंध भी वही, पर उन्हें एक बात अलग लगी। दीवारों से आती कराहें अब उतनी भारी नहीं, बल्कि किसी दूर की गूंज जैसी थीं। उन्होंने चौकी के पास जाकर धीमे से कहा, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, पर अब शायद सबसे बड़ा फैसला तुम्हें ही लेना होगा। अगर यह हवेली भी गिर गई और उसकी जगह किसी और का घर उजड़ा, तो खबरस की कसम अधूरी रह जाएगी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जली। सीढ़ियों पर वही पायल की आहट सुनाई दी और पहली वाली परछाई धीरे धीरे सामने आकर खड़ी हो गई। वही लंबे बाल, वही ताबीजों की मालाएं और पीछे धुएं सा बनता बिगड़ता काला साया। आवाज ने कहा, आज फिर एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की खबर लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर रास्ता बदला जा सकता है तो नया परिवार, पुरानी हवेली। कई साल बीत चुके थे। भाई बहन अब अपने शहर में मशहूर सोशल एक्टिविस्ट बन गए थे, जिनका काम ही था लोगों के घर बचाना। उनके दफ्तर की दीवार पर वही पत्थर की फोटो लगी रहती, जिस मोड़ पर सड़क मुड़ी थी, ताकि किसी की बस्ती न टूटे। पर जिस रात उन्होंने उस फोटो को थोड़ा टेढ़ा लटका देखा, बस हल्की सी बात लगकर टाल दी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हवेली फिर किसी की खबर लेने जाग चुकी है। उधर हाईवे के दूसरी तरफ एक नया अमीर परिवार बसने आया था। विशाल, उसकी पत्नी नेहा और 10 साल की बेटी आर्या। उन्होंने शहर से दूर रॉयल एस्टेट्स नाम की स्कीम में बड़ा सा फार्म हाउस खरीदा। ब्रोकर ने घुमा फिराकर जो कागज दिखाए, उनमें यह साफ नहीं लिखा था कि यह जमीन पहले किसकी थी, बस इतना कि लीगल क्लियर है। पीछे कहीं एक छोटी सी लाइन में यह जरूर लिखा था, पुराना गांव हटाकर पुनर्विकास के तहत अर्जित भूमि। जमीन की सच्चाई और पहली आहटें शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद आर्या ने अपने कमरे की खिड़की से दूर जंगल में एक पुरानी हवेली देखी।
हवेली ऐसी लगती थी जैसे धुएं और धुंध से बनी हो, कभी साफ दिखती, कभी पेड़ों के पीछे गायब हो जाती। उसने मां से पूछा तो नेहा ने हंसकर कहा, कहीं दूर का फार्म हाउस होगा या तुम्हें भ्रम हुआ होगा। उस रात जब सब सो रहे थे, आर्या ने खिड़की पर हल्की सी खटखटाहट सुनी। उसने पर्दे हटाए तो सामने वही हवेली और थोड़ा पास दिख रही थी, जैसे जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। एक खिड़की में लाल रंग की झिलमिलाहट और उसी के सामने लंबे बालों वाली परछाई। आर्या ने घबराकर आंखें बंद कर लीं, पर अगले ही पल उसके कमरे की दीवार पर किसी अदृश्य हाथ से लिखे शब्द उभरे, ये जमीन तुम्हारे घर की नहीं है। ट्रस्ट तक पहुंची पुकार कुछ दिनों में विशाल को पता चला कि फार्म हाउस का विरोध करने वाले कुछ पुराने ग्रामीण अब भी अदालत का चक्कर काट रहे हैं। उनके वकील ने कहा, सर, कागज हमारे पास हैं, चिंता की कोई बात नहीं, 2-4 साल में सब शांत हो जाएगा। लेकिन गांव की एक बुजुर्ग औरत रोज गेट के बाहर बैठ जाती, हाथ में अपनी फटी हुई रजिस्ट्री लेकर, और बस एक ही बात कहती, हमारा घर, हमारी जमीन लौटा दो, वरना बदुआ लगेगी। इसी औरत ने किसी से सलाह लेकर उस पुराने ट्रस्ट से संपर्क किया जो गरीबों की जमीन बचाने के लिए मशहूर था। जब भाई बहन के पास फाइल पहुंची, उन्होंने जमीन का लोकेशन देखा तो सन्न रह गए। ये वही इलाका था जहां सड़क मोड़ते समय उन्होंने जिस बस्ती को बचाया था, उसी के किनारे बना नया रॉयल एस्टेट्स था। नक्शे पर लाल स्याही से खींची लकीर सीधे उसी पुरानी हवेली के आसपास से कटकर आ रही थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि हवेली फिर किसी केस में शामिल हो चुकी है। फर्क बस इतना था कि इस बार शिकार कोई वही जमींदार टाइप पुराना खानदान नहीं, बल्कि एक मॉडर्न लीगल पेपर वाला परिवार था। हवेली के भीतर की हलचल उसी रात जब भाई बहन केस की फाइलें पलट रहे थे, हवेली के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी। अंधेरे हाल में जले दियों की लौ एक एक करके तेज हुई, जैसे किसी ने सदियों की नींद से उठकर गहरी सांस ली हो। वही पायल की झंकार, वही ताबीजों की चमक, लंबे बालों वाली वही प्रेतनी चौकी के पास बैठी रजिस्टर के पन्ने पलट रही थी। लेकिन इस बार पुराने पीले पन्नों के साथ साथ कुछ बिल्कुल नए चमकदार पन्ने भी उभर आए। उन पर प्रिंटर की स्याही से छपे एग्रीमेंट, सेल डीड और रीडेवलपमेंट प्लान लिखा था। पीछे खड़ा काला साया, खबरस, उन पन्नों को ठीक वैसे ही छू रहा था जैसे पहले किसी के हस्ताक्षर को छूकर उसके पाप नापता था। लेकिन इस बार उसकी जलती आंखों में थोड़ी उलझन भी थी। कागज पर विशाल के साइन थे, पर जमीन हड़पने की साजिश किसी और की थी। बिल्डर, ब्रोकर और कुछ अफसर जो सब कुछ जानते हुए भी लीगल क्लियर लिख रहे थे। जैसे ही साये का हाथ उन अफसरों के नामों के पास पहुंचा, हवेली की छत पर बैठे कौवे एक साथ चीख उठे। आर्या और हवेली का रिश्ता अगली शाम भाई बहन जांच के बहाने रॉयल एस्टेट्स पहुंचे। गेट पर ही उनकी मुलाकात आर्या से हुई, जो अकेली बैठी मिट्टी में कुछ अजीब अजीब निशान बना रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा, वह वही पुरानी हवेली बना रही थी, पेड़ों के बीच, और हवेली के सामने दो साएं बना रही थी, एक के बाल लंबे, दूसरे के हाथ फैलाए हुए। बहन ने धीरे से पूछा, तुमने ये कहाँ देखा? आर्या ने मासूमियत से कहा, रात को खिड़की से वो हवेली रोज थोड़ा थोड़ा पास आती है, कल तो यहां तक आ गई थी। उसने अपनी कुर्सी के सामने जमीन पर एक लाइन खींची और दीवार पर लिखकर गई, गलती तुम्हारी नहीं, पर घर तुम्हारा भी नहीं। भाई बहन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वही बात उन्हें कभी हवेली के अंदर सुनाई दी थी जब खबरस ने उनके परिवार को छोड़ा था। खबरस का नया फैसला रात होते होते मौसम बदल गया। बिना बादलों के भी बिजली चमकने लगी, हवा में मिट्टी की गंध घुल गई, वो गंध जो सिर्फ तब उठती है जब पुरानी जमीन को फिर से खोदा जाता है। फार्म हाउस की सभी लाइटें अचानक बंद हो गईं। सिर्फ आर्या के कमरे की खिड़की से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। आर्या ने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। खिड़की के बाहर पूरा जंगल गायब था, बस वही हवेली थी, अब बिल्कुल सामने। एक एक करके उसकी खिड़कियां जल उठीं और हर खिड़की में किसी बेघर परिवार की परछाई दिखने लगी। कोई अपना टूटा दरवाजा पकड़े, कोई अपनी गिरती छत, कोई बच्चों को गोद में उठाए, किसी के हाथ में फटी हुई रजिस्ट्री। बीच में चौकी पर वही प्रेतनी बैठी थी और उसकी बगल में भाई बहन की पुरानी फाइलें खुली पड़ी थीं। खबरस का काला साया आगे बढ़ा और यूं लगता था मानो हवेली ने उन्हें अपना जिंदा वकील बना दिया हो। वे जहां जहां किसी की मदद करते,
रात में सपने में वही पुरानी हवेली दिखती, कभी कहीं से टिमटिमाती रोशनी, कभी खिड़की पर खड़ी वो परछाई, जैसे हर जीत पर बस हल्की सी गर्दन हिलाकर उन्हें ठीक है कह रही हो। नया केस, पुरानी गंध। एक दिन शहर से दूर पहाड़ी कस्बे के एक स्कूल से कॉल आया। वहां के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के सामने की पुरानी कॉलोनी गिराकर मॉल बनाने की तैयारी चल रही है और कॉलोनी के कई घरों को रातों रात खाली करवाया जा रहा है। जो लोग विरोध करते हैं उनके घरों में दुर्घटनाएं होने लगी हैं। अचानक आग लगना, दीवार गिरना, बच्चों का बीमार पड़ जाना। भाई बहन जब वहां पहुंचे तो उन्हें कॉलोनी के पीछे की तरफ वही नमी, वही ठंडी हवा महसूस हुई जो सिर्फ एक जगह से पहचानी जा सकती थी, खबरस हवेली। लेकिन यहां कोई हवेली नहीं थी, बस टूटती फूटती 4 मंजिला बिल्डिंग्स और बीच में एक पुराना सूखा सा पार्क था। रात को जब वे उस पार्क में खड़े थे तो झूले अपने आप हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल भी तेज नहीं थी। हवेली की परछाई, बिना हवेली उन्हें अचानक समझ आया, खबर सिर्फ उसी एक हवेली में नहीं बंधा है। जब भी कहीं एक साथ कई घरों पर वार होता है, जहां लोगों की मजबूरी को हथियार बनाकर उनसे छत छीनी जाती है, वहां यह हवेली परछाई की तरह खड़ी हो जाती है। कभी ईंट पत्थर के रूप में, कभी किसी पुरानी इमारत की सीलन के रूप में, और कभी सिर्फ एक गंध की तरह जो अपने पुराने शिकारों की याद लेकर आती है। इस बार खबरस ने अलग शर्त रखी। रात को दोनों के कमरे की लाइट अपने आप बंद हुई और खिड़की के शीशे पर अंदर से धुंध जमने लगी। उसी धुंध पर किसी अदृश्य उंगली से 3 लाइनें लिखी गईं। 3 घर बचाओ, नहीं तो स्कूल पहला होगा। मतलब साफ था, अगर उन्होंने कॉलोनी के कम से कम 3 परिवारों की छत बचा दी तो वहां पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों के सिर पर मंडराता खतरा टल सकता था। अगर वे असफल रहे तो सड़क हादसा, बिल्डिंग क्रैक या कोई और बहाना बनाकर सबसे पहले स्कूल पर वॉर होगा और उस वॉर के पीछे कोई सबूत नहीं बचेगा। नया एपिसोड सेटअप। अब कहानी यहीं से और रोमांचक बनती है। भाई बहन को 3 अलग-अलग परिवार चुनने हैं। किसी के दस्तावेज फर्जी बना दिए गए हैं, किसी के नाम पर झूठा कर्ज चढ़ा दिया गया है, और एक ऐसा परिवार है जो खुद कभी किसी और का घर छीन चुका था। उन्हें हर केस में लीगल लड़ाई, लोकल गुंडों और अपने पुराने डर, खबरस की शर्त, सबसे एक साथ लड़ना है। बैकग्राउंड में लगातार छोटे छोटे संकेत मिलते रहते हैं। स्कूल की दीवारों पर सीलन से अचानक चेहरे बनना, क्लासरूम की ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद आधी अधूरी चेतावनियां लिखी मिलना, बच्चों के सपनों में वही हवेली आना जो कभी उन्होंने देखी ही नहीं। इस तरह कहानी अभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए सीजन में खुलती है, जहां खबरस अब सिर्फ एक जगह की नहीं, पूरे सिस्टम की खबर लेने के लिए जाग चुका है। हर एपिसोड में एक नया घर, एक नई चाल, एक नई बदुआ, और पीछे से बस एक डरावनी फुसफुसाहट। जहां भी किसी का घर टूटेगा, वहां मेरी हवेली की एक दीवार और जुड़ जाएगी।